से ही वापस लौटेगा झारखंड का सुकून। जोहार। क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने अमेरिका जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को करेंगे संबोधित। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 81 करोड़ 85 लाख लगाए गए टीके। झारखंड में भी तेजी से चल रहा है टीकाकरण। नियमों के तहत 6 से 8 तक की कक्षाएं खुली। आजादी का अमृत महोत्सव पर राजधानी रांची में वाणिज्य उत्सव की शुरुआत। विशेषज्ञों ने कहा, एक्सपोर्ट झारखंड बन सकता है राज्य। और बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का असर राज्य भर में दिखा। राजधानी समेत कई जगहों पर हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239784046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे के क्रम में क्वाड सम्मेलन में शामिल होंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और अलग अलग मुलाकातें करेंगे, तो वहीं वे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के समूह क्वाड की बैठक में भी शामिल होंगे। इसका आयोजन पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निवेदन पर व्यक्तिगत मौजूदगी में हो रहा है और कूटनीति के हिसाब से यह काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने निवेशकों के एक सम्मेलन में कहा कि क्वाड संरचना के तहत जो सहयोग का एजेंडा है वो रचनात्मक और विविध है। उन्होंने कहा कि क्वाड के चारों देश संपर्क और बुनियादी ढांचे, उभरती हुई प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा और सबसे महत्वपूर्ण कोविड-19 से निपटने में वैक्सीन के लिए सहयोग और भरोसेमंद एवं लचीली आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे पर बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला और विश्वसनीय बनाने के लिए उन्हें फिर से रूप देना और विविधतापूर्ण बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये हमें एक साथ काम करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि हम आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन पर व्यक्तिगत रूप से क्वाड के ढांचे के भीतर और क्वाड राष्ट्रों के साथ कई पहलुओं में शामिल हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक लगभग 82 करोड़ लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 82 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके की खुराक देकर नई उपलब्धि हासिल कर ली है। देश में 18 वर्ष से अधिक कुल आबादी में से करीब 64.8% को पहला टीका और लगभग 22.2% को दोनों टीके लग चुके हैं। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन जरूर करें। इधर झारखंड में भी कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। राज्य में अब तक 2 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है।
राजधानी रांची के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी टीकाकरण के लिए कई केंद्र बनाए गए हैं, जहां लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन की पहल पर सरायकेला विधानसभा के सुदूरवर्ती नवागढ़ पंचायत में टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट के द्वारा एक वैक्सीनेशन सेंटर की स्थापना की गई। वैक्सीनेशन शिविर का उद्घाटन सरायकेला अनुमंडल दंडाधिकारी रामकृष्ण कुमार ने किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सुदूर क्षेत्र होने की वजह से शहर एवं बाजार के निकट के वैक्सीनेशन केंद्रों तक पहुंचने में आम लोगों को कठिनाई हो रही थी। वैसे लोगों के लिए इस तरह का आयोजन किया गया है। यह किसान का व्यस्तता के कारण वो लोग दूसरी जगह वैक्सीन लेने जाने में असमर्थ है। इसीलिए माननीय मंत्री के आदेश पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सरायकेला खरसवां जिला कमेटी माननीय मंत्री को अनुरोध किए और उन्होंने टाटा मैनेजमेंट को आग्रह किया और उनके आग्रह पर टाटा मैनेजमेंट भी मान गए और पूरे जिले में इस तरह का वैक्सीनेशन कार्यक्रम कर किसान मजदूर को हम लोग सहयोग करने का काम कर रहे हैं। एवं डेली मजदूरी करने वाले लोगों से भरा। वैसे लोगों एवं उनके परिवारों के लिए यह आयोजन किया गया है ताकि उन्हें किसी भी दिन का नुकसान नहीं झेलना पड़े और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार मजदूर और किसानों के हित के लिए कर्तव्यबद्ध है। इसका बहुत अच्छा फायदा और बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिल रहा है कि यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग महिलाएं हैं या जिनके घुटना में दर्द है या थोड़ा चलने में असमर्थ हैं, उनके लिए बहुत ये रामबाण की तरह ये कैंप काम कर रहा है कि उनके घर में आकर के ये वैक्सीन का कैंप लगा हुआ है और वह बहुत अधिकाधिक संख्या में वो फायदा उठा रहे हैं। और ये कैंप आज तक का ही नहीं है, जब तक जो है लोग आते रहेंगे तब तक ही यहाँ देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड के दूर दराज क्षेत्रों में आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। ऐसे में सरकार द्वारा टीकाकरण शिविर करने से लोगों को बहुत फायदा होगा। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 26,115 नए मरीज मिले हैं, जबकि इसी दौरान 34,469 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 26,115 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 34,469 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। कोरोना के स्वस्थ होने की दर 97.75% हो गई है और अब देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3,09,575 रह गई है, जो कि 184 दिनों में सबसे कम है। राज्य में सामूहिकता की ताकत के आगे कोरोना वायरस घुटने टेकता नजर आ रहा है। ताजा आंकड़े के मुताबिक झारखंड में अब कोरोना के सिर्फ 55 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.50% हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 9 नए मरीज मिले हैं, जिनमें रांची से 5 मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस दौरान 10 लोगों ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। कोरोना संक्रमण के घटते मामले के बाद जमशेदपुर में सरकारी स्कूलों के बाद अब निजी स्कूल भी खुलने लगे हैं। स्कूल प्रबंधक द्वारा कक्षाओं को सजाकर बच्चों का स्वागत किया गया। करीब 1.5 साल बाद जमशेदपुर में 6ठी से 8वीं की कक्षाएं शुरू हो गई है। सरकारी दिशा निर्देश के बाद जमशेदपुर में भी कई निजी स्कूलों ने 6ठी से 8वीं कक्षा तक की खोलने का निर्णय ले लिया है। स्कूल पहुंचे छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी भी देखी गई। लंबे अंतराल के बाद स्कूल पहुंचे छात्र छात्राओं ने बताया कि उन्हें फिर से स्कूल जाकर अच्छा लग रहा है। एक फ्लावर है जो हम लोग के टीचर ने हम लोग को लाने बोला था, बिकॉज ये हम लोग का सीनियर स्कूल में फर्स्ट डे है, तो इसीलिए हम लोग को ये लाने बोला गया ताकि सारे टीचर्स हम लोग को पहचान सकें। हम लोग का नाम हम लोग को लिखना पड़ा है फ्लावर पे। 1.5 साल बाद तुम लोग आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। सो आज पहला दिन है स्कूल में आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेंड से भी मिलने का मौका मिलेगा। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे स्कूल में करीब 18 महीने के बाद वापस आ रहे हैं और इसको लेकर स्कूल को खास तौर पर सजाया भी गया है। इतना ही नहीं, स्कूल कक्षा संचालित करने के लिए हर स्तर पर तैयारी भी की गई है।
हम लोग बहुत ही खुश हैं। हर बच्चे का जो मुस्कुराता चेहरा को देख के हम लोग को इतनी खुशी हो रहा है कि अभी हमारे स्कूल में, हमारे यहाँ पर जमशेदपुर आसपास में या झारखंड में एक आशा का किरण उजागर हुआ है। और जब बच्चे स्कूल में नहीं हैं, ये स्कूल एक जो मंदिर है और वो खाली है, सुना सुना है। और आज जो बच्चों का खिलखिलाता हुआ जो चेहरा हम देखते हैं, नए कपड़े, नए यूनिफॉर्म, नए जूते, नए बैग, सारा चीज़ वो लेकर आए हुए हैं, तो उनका जो खुशी है वो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ने के लिए, स्कूल में वापस आने के लिए, अपने शिक्षकों को मिलने के लिए, अपने दोस्तों को मिलने के लिए उन लोग बहुत ही उत्सुक है। हालांकि अभी सारे स्कूल नहीं खुले हैं, बाकी स्कूल भी जल्दी तिथियों की घोषणा करने वाले हैं। स्कूल खोलने से पहले कई नियमों का पालन करने की अनिवार्यता सरकार ने की है, जबकि कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई पहले ही शुरू हो चुकी है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयासों के फलस्वरूप आदिवासी छात्रों का विदेश जाकर शिक्षा लेने का सपना पूरा हो रहा है। राज्य सरकार मारंग गोम के जयपाल से मुंडा पारदेशिया स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 6 अनुसूचित जनजाति छात्रों को इंग्लैंड और आयरलैंड के यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजेगी। स्कॉलरशिप के तहत ट्यूशन फी से लेकर अन्य सभी तरह के खर्च वहन किया जाएगा। चयनित छात्रों के अभिभावकों को गुरुवार 23 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सम्मानित करेंगे। सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभुकों तक सुगमता से पहुंचे, इसके लिए रांची जिला के विभिन्न प्रखंडों में कल से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके तहत राज्य में व्यक्ति आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े विभिन्न लंबित भुगतान और शिकायतों का निष्पादन किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न प्रखंडों में शिविर लगाए जाएंगे। यह कार्यक्रम अक्टूबर माह तक चलेगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से राजधानी रांची में वाणिज्य उत्सव की शुरुआत की गई। उत्सव की शुरुआत करते हुए विभाग के निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि एक्सपोर्ट का बास्केट बन सकता है झारखंड। 2 दिवसीय इस कार्यशाला में युवा उद्यमियों को संबोधित करते हुए झारखंड राज्य के उद्योग विभाग के निदेशक ने कहा कि राज्य में प्राकृतिक उत्पादों का भंडार है। उन्होंने कहा कि श्रम के बल पर झारखंड एक्सपोर्ट बास्केट बन सकता है। वहीं वाणिज्य मंत्रालय के यशबीर सिंह ने कहा कि राज्य के भंडारों में उपलब्ध कच्चे मालों का वैल्यू एडिशन होना जरूरी है। की आवश्यकता है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल आपके पास है, आपके दरवाजे पे है, तो क्यों ना उसको हम वैल्यू एडिशन करके बाहर बेचें। और जब तक इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगी, तब तक इसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करके हम R&D के माध्यम से अच्छे उत्पाद नहीं लाएंगे जो कि कम्पिटिटिव हो, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी हो। श्री सिंह ने कहा कि बदली हुई परिस्थिति में उद्योगों के विकास के लिए नए नए स्टार्टअप की जरूरत है। केंद्र सरकार युवा उद्यमियों के नए विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव तैयार है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमारा DGFT का ऑफिस के अंदर कोलकाता, जो यहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, खासकर शेफएक्सी जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्रिय है, वो सब मिलकर इन चीज़ों के ऊपर। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व वाणिज्य सचिव GK पिल्लई, अनूप बासवन समेत कई युवा उद्यमी उपस्थित थे। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। गढ़वा जिला के उपायुक्त एवं अन्य अधिकारियों ने आज जिला समाहरणालय के नए भवन के निर्माण के लिए चयनित भूमि का निरीक्षण किया। साथ ही कार्य जल्द प्रारंभ किया जाए, इसे लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। जिला उपायुक्त ने बताया कि नए भवन का कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। झारखंड विधानसभा की याचिका समिति की 4 सदस्यीय टीम आज रामगढ़ पहुंची। इस दौरान रामगढ़ समाहरणालय सभा कक्ष में रामगढ़ विधायक ममता देवी, उपायुक्त माधुरी मिश्रा, उप विकास आयुक्त नागेश्वर कुमार सिन्हा समेत कई अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक के दौरान गैस पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी से जुड़ा मुद्दा प्रमुख तौर पर चर्चा की गई। समिति के
प्रमुख सहगोड्डा विधायक अमित कुमार मंडल ने बताया कि समिति उन मुद्दों पर कार्य करती है जो जनहित से जुड़ा होता है। पूरे राज्य का दौरा करते हैं और जो कमेटी है वो मिनी विधानसभा भी कहलाती है। इसी क्रम में आज याचिका कमेटी रामगढ़ आई है और उसके बाद देवघर का इसका प्रोग्राम है। जनता से संबंधित जो भी मुद्दे हैं या फिर जनता का कोई कंप्लेन है, समस्या है, उसको याचिका कमेटी टेकअप करती है अपने कमेटी टूर में और फिर रांची में जाकर माननीय अध्यक्ष, इसके सभापति भी है, तो उनकी अध्यक्षता में बैठक होती है, विभागीय बैठक होती है। उसके बाद हम लोग वहां पे निष्पादन करते हैं काम का। झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सदस्य ने आज लोहरदगा जिला क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान जिंदगी कैरोचट्टी पथ का निरीक्षण किया गया। समिति के सभापति दीपक बरवा ने टूटी सड़क को देखकर कार्यपालक अभियंता को कार्य के प्रति लापरवाही बरतने और संवेदक पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान समिति के सदस्य लंबोदर महतो, उप विकास आयुक्त अखौरी शशांक सिन्हा, कार्यपालक अभियंता रविंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कांग्रेस की महासचिव दीपिका सिंह पांडेय के नेतृत्व में आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रांची राजभवन के समीप धरना दिया। इस दौरान पार्टी की ओर से ओबीसी को 27% आरक्षण देने सहित अन्य मांगे रखी गई। धरने में काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं जिससे कि आम लोगों को लाभ पहुंचे। आज हम एक ऐसे ही अधिकारी के बारे में आपको बताएंगे जो कि झारखंड में एक उदाहरण है। बहुत कम ऐसे अधिकारी होते हैं जो शिद्दत के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री उनमें से एक हैं जो अपने अलग अंदाजे बयां के लिए हमेशा से ही सुर्खियों में रहते हैं। कभी गांव पहुंच गए, जमीन पर बैठकर महिलाओं को हुनरमंद बनने की सीख दी, तो कभी किसी जरूरतमंद के घर पहुंचकर उसका हालचाल जान लिया। इतना ही नहीं, देर रात कभी भी निकलकर किसी भी क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याएं सुनते और समझते हैं। तो अभी तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थर्मोकॉल मुक्त देवघर के लिए कि ये जो दोना पत्तल का यूज़ करें, जो लीफ प्लेट जो कहते हैं, और खासकर सबसे पहले तो हम लोग प्रेरित कर रहे हैं लोगों को यूज़ करें और खासकर छोटे छोटे गुमटी हो गए और दुकानदार हो गए और होलसेल तरीके से जो थर्मोकॉल जो बेच रहे हैं। डीसी साहब का यह अंदाज लोगों को भी खूब पसंद आता है। लोग उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते। अब ये तस्वीर ही देखिए। डीसी मंजूनाथ देर शाम देवघर बाबा के मंदिर क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकल गए। उनके कार्यालय के कई कर्मचारी अपने हाथों में पत्तल और दोना लिए डीसी के पीछे भागते नजर आए। डीसी ने मंदिर आसपास के स्थानीय दुकानदारों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए सबका हालचाल जाना और पर्यावरण सुरक्षा के भी सुझाव दिए। ये तस्वीरें आज सुखद एहसास कराती है कि जब कोई अधिकारी बिना लाग लपेट के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए आगे बढ़ता है तो जनता का प्यार और दुलार भी उन्हें मिलता है और साथ ही समाज पर वे अलग छाप छोड़ने में भी कामयाब हो जाते हैं। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में आगामी 23 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि इस दौरान राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए उन विषयों पर लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे।
आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए आह्वान आत्मनिर्भर भारत का असर चारों ओर दिख रहा है। पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इन दिनों केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान से जुड़कर अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। जमशेदपुर के कदमा स्थित ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान में 35 की संख्या में लोगों का समूह बनाकर उन्हें अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संस्था के निदेशक ने बताया कि लोगों के निशुल्क प्रशिक्षण के साथ ही लोगों के खाने पीने और रहने की भी व्यवस्था की जा रही है। इनको मैं प्रैक्टिकली मशीन के द्वारा भी उनको मैंने प्रशिक्षण दिया, जो ये लोग अच्छी तरह से उस पर मशीन के द्वारा भी बना पाई हैं और अपने हाथों से भी बनाना सीखे हैं। क्या क्या मटेरियल लगता है, किन किन मेजरमेंट में कौन सा मटेरियल क्या नाप से देना है, वो सारी जानकारी इन लोगों को बताई गई है। वहीं दूसरे प्रशिक्षक राजू प्रसाद ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं एवं पुरुषों को अगरबत्ती बनाने, उन्हें पैकिंग करने और बाजार तक पहुंचाने की पूरी जानकारी दी जा रही है। इनका 10 दिन का यहाँ पे प्रशिक्षण हो रहा है अगरबत्ती का, जिसमें हाथ से बनाने के लिए इनको बताया जा रहा है कि हाथ से कैसे अगरबत्ती बनाएंगे। मशीन के द्वारा भी इनको सिखाया गया है कि मशीन से कैसे अगरबत्ती बनता है, क्या क्वांटिटी कितना मिलाना पड़ता है चीज में। वहीं प्रशिक्षण पाने वाले प्रशिक्षणार्थी बताते हैं कि वे इस प्रशिक्षण से काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि इनसे आय में वृद्धि होगी। हम यहाँ अगरबत्ती ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं 10 दिन के लिए। हम ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत अच्छा लगे हैं। और यहाँ हम अगरबत्ती सीखने के लिए आए हैं। यहाँ अगरबत्ती सिखाया गया है हम लोगों को। और अगरबत्ती में हम यहाँ चारकोल पाउडर लगता है और डस्टी पाउडर लगता है, इसमें सेंट मिलाया जाता है, जो कि हमको मशीन में भी सिखाया गया, हाथ में भी सिखाया गया। केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न योजनाओं से देश के ग्रामीण एक ओर जहां आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वहीं देश के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अपनी भागीदारी भी दे रहे हैं। जमशेदपुर से राजेश लालदास की रिपोर्ट। रांची मंडल रेलवे सुरक्षा बल के 37वें स्थापना दिवस पर आज सुबह विभिन्न जगहों पर योग शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही महिला सुरक्षा पर आधारित ऑनलाइन सेमिनार का भी आयोजन हुआ। योग शिविरों में बड़ी संख्या में रेल सुरक्षा बल के जवानों और महिला कर्मियों ने हिस्सा लिया। वहीं प्रशिक्षकों ने वैश्विक महामारी कोरोना से बचने के लिए योग को कारगर बताया। आजादी का सफर के एपिसोड में आज नजर डालते हैं संयुक्त सौराष्ट्र के निर्माण में स्वतंत्रता सेनानी उच्छंग राय नवल शंकर के स्वाधीनता संग्राम में दिए गए योगदान पर। आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं 1905 में आज ही के दिन जामनगर के पास जन्मे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उच्छंग राय नवल शंकर ढेबर को। ढेबर मौजूदा गुजरात और तत्कालीन सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। महात्मा गांधी के प्रभाव में ढेबर ने 1936 में अपने गृहनगर राजकोट में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए वकालत का पेशा छोड़ दिया। ढेबर ने 1938 और 1942 के बीच राजकोट रियासत में सत्याग्रह का नेतृत्व किया और व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा कन्फेडरेशन मूवमेंट में सक्रिय रूप से हिस्सेदारी की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वजह से उन्हें 3 बार जेल जाना पड़ा। अधिकांश रियासतें जनता के हितों की अनदेखी करते हुए उन पर भारी आर्थिक बोझ डालकर भारी भरकम टैक्स लगा रही थीं। अंग्रेजों ने उन्हें घरेलू और बाहरी आक्रमण से प्रतिरक्षा प्रदान की और बदले में देशी शासकों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों का समर्थन कर
राष्ट्रवादी भावनाओं के खिलाफ कार्य किया। 20वीं शताब्दी के पहले और दूसरे दशक में भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन तेज होने लगा। कई क्रांतिकारियों के ब्रिटिश सत्ता से दूर रियासतों में चले जाने से इन रियासतों में स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। 1930 और 1940 के दशक के दौरान ढेबर राजकोट रियासत में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। जे बलिदानो नो प्रेमी थई जीवे सदा अंगारो पर, ओ नरवीर सदा मळशे आ धरती मानो प्यार तने, ओ नरवीर सदा मळशे आ धरती मानो प्यार तने। 30 के दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने रियासतों में काठियावाड़ के लोगों के आंदोलन का नेतृत्व किया। संयुक्त सौराष्ट्र के निर्माण में ढेबर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अक्टूबर 1947 में जब जूनागढ़ के नवाब ने जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल कराने की कोशिश की तो ढेबर ने आंदोलन का नेतृत्व किया और रियासती सरकार के आर्थिक बहिष्कार की घोषणा की, जिससे जूनागढ़ के नवाब को भूमिगत होने के लिए मजबूर होना पड़ा। ढेबर के शुरू किए गए बहिष्कार आंदोलन से दूसरे रियासतों के सेनानियों को भी प्रेरणा मिली और इसका व्यापक असर पड़ा। इसके बाद ही जूनागढ़ के भारतीय संघ में शामिल होने की राह खुली और इस तरह ढेबर के नेतृत्व में जूनागढ़ रियासत को निरंकुश नवाब की चंगुल से मुक्ति मिली। 15 फरवरी 1948 को जब 202 रियासतों और प्रशासनिक क्षेत्रों को मिलाकर भारतीय संघ का सौराष्ट्र बना तो उसमें ढेबर की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसे देखते हुए उसी दिन ढेबर को सौराष्ट्र का पहला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। जाने माने गांधीवादी अनामिक शाह ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में ढेबर के नेतृत्व के बारे में अपने विचार साझा किए। ढेबर भाई ने कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत शांत क्रांति करके लैंड रिफॉर्म किए और जो खेती करते हैं उनको ये जमीन मिले ऐसा प्रावधान किया। तो उन्होंने जिनके पास खेती की जमीन है उनके लिए लैंड मॉर्गेज बैंक बनवाया और ये सौराष्ट्र लैंड मॉर्गेज बैंक आज भी चल रही है और बैंक ने जो कृषि लोगों को कर्ज लेना था उनको बैंक से मिलता था, जमीन के सामने ऊंचे ब्याज पे बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ढेबर की जन सेवाओं को देखते हुए 1973 में उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। हम इस महान स्वतंत्रता सेनानी के देश के प्रति प्रेम और बलिदान की अमर भावना को नमन करते हैं। 1949 में आज ही के दिन मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने भारतीय संघ के साथ विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस विलय संधि के बाद 15 अक्टूबर 1949 में मणिपुर भारत का अंग बना। संविधान लागू होने के बाद मणिपुर को मुख्य आयुक्त के अधीन भारतीय संघ में भाग सी के राज्य के रूप में शामिल किया गया। बाद में इसके स्थान पर प्रादेशिक परिषद गठित की गई। इसके बाद 1962 में केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम के अंतर्गत यहाँ विधान। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने अमेरिका जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को करेंगे संबोधित। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 81 करोड़ 85 लाख लगाए गए टीके। झारखंड में भी तेजी से चल रहा है टीकाकरण। नियमों के तहत 6 से 8 तक की कक्षाएं खुली। आजादी का अमृत महोत्सव पर राजधानी रांची में वाणिज्य उत्सव की शुरुआत। विशेषज्ञों ने कहा एक्सपोर्ट झारखंड बन सकता है राज्य। और बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का असर राज्य भर में दिखा। राजधानी समेत कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश।
भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी।